मंडला की जो जनगणना सेंसस 2001 में हुई, उसके आंकड़े बताते हैं, आप ओपन मतलब पब्लिक डोमेन में आप लोग भी गूगल करके देख सकते हैं। उसकी जनसंख्या बताती है मंडला में कि 2001 की जनगणना में वहां हिंदू जनसंख्या यह 96 समथिंग 96 पॉइंट समथिंग दिखाई गई है। ईसाई जनसंख्या कुछ 1.6 वगैरह कुछ है, मुस्लिम जनसंख्या भी ऐसी 1 पॉइंट समथिंग 1.1 वगैरह ऐसे कुछ तो भी है। यह 2001 का चित्र है। 2011 की जनगणना देखिए, 2011 की जनगणना में मंडला में हिंदू जनसंख्या 84% आ जाती है। मुस्लिम जनसंख्या में बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई है, दशमलव समथिंग। क्रिश्चियन जनसंख्या में भी दशमलव समथिंग बढ़ोतरी हुई है। फिर 96% से 84% पे हिंदू जनसंख्या कहां से आ गई? तो वो इसलिए आई कि जो जनगणना का कॉलम होता है उसमें जो अंतिम कॉलम होता है, धर्म लिखना पड़ता है, उसमें इन सब लोगों ने लिया कि हमारा कोई धर्म नहीं है, मतलब हम हिंदू नहीं हैं। ऐसा अचानक कैसे हुआ? पौराणिक फिल्में आती थी, उन सब में नारद की भूमिका करने वाले अधिकतर एक ही एक्टर होते थे। मैंने सारी फिल्म की सूची निकाली, 90 या 95% से ज्यादा पौराणिक चित्रपटों में, फिल्मों में नारद की भूमिका करने वाले एक्टर का नाम है जीवन। पुराने जमाने के जीवन आपने सुना होगा। और उन जीवन ने इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे फिल्मों में खलनायक की भूमिका की। जीवन के नायक की या जीवन की ऐसी कैरेक्टर एक्टर की कोई भूमिका नहीं मिलेगी आपको। या तो खलनायक है या नारद मुनि है। तो आपके मन मस्तिष्क पे चित्र क्या आता है कि नारद एक खलनायक है। ये शायद अनजाना में हुआ होगा। अब जानबूझ के जो होता है बताता हूं। अब किसी मूवी में अमिताभ बच्चन 786 का बिल्ला लगाता है, वो बिल्ला उसको बचाता है, गोली लगती है, बच जाता है। और वही अमिताभ बच्चन भगवान के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में या देवी के मंदिर में जाता है और भगवान को बोलता है मैं तेरे सामने नहीं आऊंगा वगैरह, बहुत कुछ बोलता है। हमें चलता है। ऐसे अनंत उदाहरण है सिनेमा के, जिसमें चोर किसको दिखाया है? बनिया चोर है। पंडित जो है वो बदमाश है। ये कैरेक्टर गढ़े गए। और कोई मुल्ला है, मौलवी है, फकीर है, वो बहुत अच्छा है, मदद करने वाला है। तो मैं बे एरिया में गया, कैलिफोर्निया में, और वो जो बंगाली भाषिक गृहस्थ थे वो मुझे बड़े उत्साह के साथ ये दिखा रहे थे कि अमेरिका कितना प्रगत है, कितना क्या है। तो मुझे कार में ले जाकर दिखा, देखिए ड्राइव इन का कितना, मतलब अमेरिकन कितना सोचते हैं, कितनी सहूलियतों के बारे में सोचते हैं सामान्य व्यक्ति के। तो ड्राइव इन में लेकर गए और कहे देखिए ये एटीएम है, ड्राइव इन करते करते आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। फिर ड्राइव इन है, मैकडोनाल्ड का जॉइंट है, मतलब एक मैकडोनाल्ड का है, वहाँ पर आप जाइए, ड्राइव इन करते करते आप वहाँ पर पहले ऑर्डर बुक कीजिए, कार आगे लेकर जाए, कार से उतरने की जरूरत नहीं, आगे ले जाइए, वो मैकडोनाल्ड का ले लीजिए, आगे जाइए, कार में बैठ के खाइए वगैरह। ड्राइव इन, सब जगह ड्राइव इन। अब मैं जापान में भी काफ़ी वर्ष तक था, मैं यूरोप भी देखा था, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो लगा कि हाँ है, मतलब अच्छी बात है ड्राइव इन। 3-4 वर्ष के बाद मैं रायगढ़ गया। रायगढ़ मतलब महाराष्ट्र का रायगढ़, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी। रायगढ़ में एक बहुत बड़ा ऐसा ऊपर, बहुत ऊपर वो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर किला है, मतलब किले पे ऐसा एक मैदान जैसा है, उसे मराठी में होली सा माड़ कहते हैं, मतलब होली का मैदान समझ लीजिए। पूरे सपाट मैदान में चबूतरे बने हैं, लाइन से बने हैं, यहां कुछ ऐसे और कुछ यहां, बीच में जगह खाली है। चबूतरे कितने हैं? तो 6 फीट ऊंचे हैं, उसमें सीढ़ियां भी लगी है, ऐसा लाइन से चबूतरे। मेरे साथ गाइड था, मैंने उससे पूछा भैया ये चबूतरे क्यों हैं? तो उसने कहा क्या था कि उस समय वहां पे लोग घोड़ों पे आते थे, अब घोड़ों पे आकर उनको कुछ खरीदारी करनी थी बाजार में, तो घोड़े कहां रखे, इसलिए घोड़ों में बैठे बैठे ही उनको बाजार करने की सहूलियत थी। मेरे शरीर पे कांटे आए, गूज बम्स। कौन मॉडर्न है, कौन आधुनिक है? आधुनिकता की परिभाषा क्या है? मतलब ये लोग जो 70-80 साल से ये ड्राइव इन कर रहे हैं, ये आधुनिक है
कि 350-400 वर्ष पहले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरा ड्राइविंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था, वो मॉडर्न है? कौन मॉडर्न है? भारत का अपना इतिहास सुदीर्घ है और इस सुदीर्घ इतिहास में बहुत से आक्रांता आए और भारत पर उन्होंने आक्रमण किए। भारत के सम्राटों, सैनिकों और सामान्य मानवी ने उनका प्रतिकार किया और उन्हें भारत से खदेड़ा। आखिरी बार 1947 में हमने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा, लेकिन 1947 के बाद भी ऐसा लगता है कि भारत को सांस्कृतिक रूप से तोड़ने के कुछ प्रयास चल रहे हैं। तो भाई साहब, मेरा आपसे प्रश्न है कि सांस्कृतिक रूप से तोड़ने के लिए 1947 के बाद से भारत में कुछ घटनाएं, आंदोलन हुए हैं क्या? जी अमन जी, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जैसा आपने ठीक कहा कि भारत पहले से एक था और इसके पिछले सत्र में भी हमने देखा कि हमारा विस्तार कितना बड़ा था। 47 के बाद यह विमर्श गढ़ने का पूरा प्रयास किया गया कि भारत एक नहीं था, कभी नहीं था। मैं 47 के बाद जाने के लिए 47 के पहले के दो बहुत छोटे उदाहरण देना चाहूंगा। अभी जो इतिहास अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें हम पर बाहर के आक्रांताओं ने आक्रमण तो बहुत पहले से किए हैं। इस्लामी आक्रांताओं के पहले भी शक है, हूण है, उन सब के आक्रमण तो होते रहे हैं। हमारे ऊपर जब दामित्रियस का आक्रमण हुआ, अलेक्जेंडर के बाद 200 वर्ष के बाद दामित्रियस यहां ग्रीस से आया, अयोध्या तक चला आया था। उसको खदेड़ने के लिए कलिंग का राजा खारवेल उसको अयोध्या से खदेड़ता है और ईरान की सीमा तक जाकर उसको खदेड़ते जाता है। हूणों का आक्रमण होता है, अपने मालवा का राजा ये यशोवर्मन उसको ले जाके बलूचिस्तान के आगे तक खदेड़ के देता है। बाद के भी कई उदाहरण, अब्दाली से लड़ने के लिए वहां पूना के मराठे पहुंच जाते हैं। तो पूरा देश, जहां भी देश पर संकट है, सारा देश एकजुट होकर उसका सामना करता है। यह देश का फैब्रिक जिसे हम कहते हैं, फैब्रिक, ताना बाना, यह पहले से एक है और एक था। 47 के बाद दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने जिस पद्धति की रचना रची, चाहे वो शिक्षा पद्धति में हो, चाहे सांस्कृतिक पद्धति में हो, एक प्रकार से जिसे हम कॉलोनाइज्ड माइंड कहते हैं, औपनिवेशिक ऐसी मानसिकता भारतीयों की बन गई। 47 के पहले तक कम से कम हम में एक जज्बा था, जुनून था अंग्रेजों से लड़ने का। तो कहीं ना कहीं स्वदेशी का प्रकटीकरण होता था, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के विरोध में बातचीत होती थी। लेकिन 47 के बाद ये सारी चीजें दूर हो गई और जो अंग्रेजी मानसिकता थी उसने हमारे पूरे हमको कब्जे में ले लिया। और उसके बाद से ये जो गढ़ा जाने लगा कि भारत कभी एक नहीं था, भारत में तो जो विभिन्नता है जिसे हम एकता कहते हैं वो तो विभिन्नता ही है और इनके साथ एक रहना ये बहुत कठिन है। इसलिए अलग अलग प्रकार के विमर्श, अलग अलग प्रकार के नरेटिव गढ़ने का पूरा प्रयास किया गया। सांस्कृतिक धरातल पर, मतलब धार्मिक विभाजन तो हमारा हो गया था। 47 का विभाजन ये पूर्णतः धर्म के आधार पर ही था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बार बार ये कहा था और इस विभाजन का उन्होंने समर्थन किया था। उनका कहना यह था कि हिंदू मुस्लिम सहअस्तित्व यह संभव ही नहीं है, बार बार कहा उन्होंने। तो धार्मिक आधार पर यह विभाजन हो गया था। लेकिन बाद में इस प्रकार से यह गणना कि ठीक है, ये जो अभी राजनीतिक भारत दिख रहा है, इसमें जिसे हम ताना बाना कहते हैं, फैब्रिक कहते हैं, वो फैब्रिक नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे टुकड़े टुकड़े हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकते। इस प्रकार के विमर्श गढ़ने के अनेक प्रयास हुए और उन प्रयासों ने पिछले 70-75 वर्षों में बहुत पूरे प्रयास किए कि किस प्रकार से भारत में ऐसे कारणों को लेकर असंतोष की ज्वाला भड़का सके। कुछ आंदोलन हुए, कुछ परिस्थितियां निर्माण की गई और हमारे देश का बहुत बड़ा चैतन्य या बहुत बड़ा हमारे देश का उत्साह या हमारे देश की पूरी ताकत
इस प्रकार के आंदोलनों से, इस प्रकार की घटनाओं को निपटने में लगी। यह देश का नुकसान था, इसलिए ऐसी बहुत सारी घटनाएं बाद में हुई है। अभी भारत में भाषा और जाति के नाम पर कुछ आंदोलन हो रहे हैं, तो क्या इनके नाम पर भी भारत को तोड़ने के कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं? इसका क्या पूरा एक इकोसिस्टम है, और क्या इसके विदेश से भी कोई प्रायोजित आंदोलन है क्या? अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसा है कि हम जब स्वतंत्र हुए थे उस समय भाषा के आधार पर तो राज्य नहीं बने थे। मैं जहां रहता हूं जबलपुर, वो सीपी एंड बैरार के अंतर्गत आता था। यह अंग्रेजों ने बनाया हुआ प्रदेश था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बैरार मतलब वराड़, विदर्भ, आज का विदर्भ का कुछ हिस्सा। तो विदर्भ और आज का जो महाकौशल का कुछ हिस्सा मिला करके ये सीपी एंड बैरार होता था। उसमें दोनों भाषाएं थी, मराठी हिंदी। कोई संघर्ष कभी नहीं आया। या पहले का जो बॉम्बे प्रोविंस था, जिसमें कर्नाटक का कुछ हिस्सा था और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का था, कभी समस्या नहीं आई। यहां पर जिस मालवा में हम बैठे हैं, मालवा और ग्वालियर मिलाकर के मध्य भारत की जो स्टेट बनी, उसमें भी चूंकि यहां पे ग्वालियर और मालवा में मराठी राज था, इसलिए मराठी भाषिक बहुत ज्यादा थे, कभी समस्या कभी नहीं आई। लेकिन आप देखिए, उसके बाद यह तय करके इस प्रकार का आंदोलन भड़काया गया कि भाषिक आधार पर ही राज्यों का गठन होना चाहिए। प्राथमिक रूप से देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि एक भाषिक लोग रहेंगे तो अच्छा रहता है, होमोजेनिटी रहती है, शिक्षा में आसान रहता है, ये सारे तर्क सामने दिखते हैं। लेकिन क्या वही मात्र आधार है? बहुभाषिक लोग यहां पर आसानी से साथ साथ नहीं रह सकते, क्योंकि पहले तो रह रहे थे, इसलिए फिर आंदोलन हुए और भाषिक स्तर पर राज्य हुए। लेकिन आज अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो जहां भाषिक स्तर पर राज्य हुए हैं, वो राज्य होने के बाद भी क्या वो राज्य वो ठीक है? अगर वैसा होता तो आंध्र प्रदेश का विभाजन क्यों हुआ? और अगर आपको स्मरण होगा तो उस समय हैदराबाद में जो दंगे हुए थे, जिसके कारण ये विभाजन को विवश होना पड़ा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो प्रांत बने, दोनों तो तेलुगु भाषिक है। तो जब भाषिक राज्य होने चाहिए तो फिर आंध्र और तेलंगाना बने क्यों? ऐसे अलग अलग स्थानों पे अलग अलग भाषिक विवाद भी है। तो इस प्रकार से ऐसे विवाद खड़े करना एक सोची समझी साजिश के तहत, कि जिसके कारण दो भाषाई लोग, भाषिक लोग ये साथ में नहीं रह सकते, ऐसा एक विमर्श गढ़ना और उसके लिए आंदोलन फैलाना। अभी इस समय जो कर्नाटक और महाराष्ट्र का थोड़ा विवाद चल रहा है, वो इसी बात को लेकर है। वैसे कोई समस्या नहीं है, वहां पर रहने वाले लोग से आप पूछे, कोई समस्या नहीं है, सब अच्छे से काम चलता है, कोई उनमें दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन यह विवाद खड़ा करना तय करके यह प्रकार चल रहा है, और यह आज का नहीं है, यह बहुत पहले का। इसलिए चाहे पंजाब हरियाणा से संबंधित विवाद हो, चाहे कोंकणी का विवाद वहां पर हो, जैसा आंध्र का हमने देखा ही है कि एक भाषिक होने के बाद भी वहां का विवाद हो, कन्नड़ मराठी का विवाद हो, गुजराती में, ऐसे अनेक विवाद अनेक स्थानों पर बनाने की, निकालने के प्रयास हुए हैं, जिसमें देश को एक प्रकार से बांटने के ऐसे बहुत सारे प्रयास इस देश में हुए हैं। हम जहाँ बैठे, हमारे मालवा निमाड़ में भी जनजाति समाज बहुत है, लेकिन जनजाति समाज में असंतोष फैलाकर, समानार्थी शब्द को भी विपरीतार्थी बताकर और एक प्रकार का विभ्रम फैलाया जा रहा है, सांस्कृतिक रूप से बांटने का प्रयास किया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? यह भी एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी हम जहां मध्य प्रदेश में बैठे हैं उसमें एक मंडला नाम का जिला है, हम सभी जानते हैं। मंडला पूर्णतः जनजातीय जिला है, जनजातीय बहुल है, जनजातीय जिला है। मंडला के सांसद, मंडला की जो सीट है लोकसभा की, वहां भी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है, अब जनजातीय बहुल जिला है। मंडला की जो जनगणना सेंसस 2001 में हुई, उसके आंकड़े बताते हैं, आप ओपन मतलब पब्लिक डोमेन में आप लोग भी गूगल करके देख सकते हैं। उसकी जनसंख्या बताती है मंडला में कि 2001 की जनगणना में वहां हिंदू जनसंख्या यह 96 पॉइंट समथिंग दिखाई गई है।
ईसाई जनसंख्या कुछ 1.6 वगैरह कुछ है, मुस्लिम जनसंख्या भी ऐसी 1 समथिंग 1.1 वगैरह ऐसे कुछ तो भी है। ये 2001 का चित्र है। 2011 की जनगणना देखिए आप। 2011 की जनगणना में मंडला में हिंदू जनसंख्या 84% आ जाती है। मुस्लिम जनसंख्या में बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई है, दशमलव समथिंग। क्रिश्चियन जनसंख्या में भी दशमलव समथिंग बढ़ोतरी हुई है। फिर 96% से 84% पे हिंदू जनसंख्या कहां से आ गई? तो वो इसलिए आई कि जो जनगणना का कॉलम होता है उसमें जो अंतिम कॉलम होता है, धर्म लिखना पड़ता है, उसमें इन सब लोगों ने लिया कि हमारा कोई धर्म नहीं है, मतलब हम हिंदू नहीं हैं। ऐसा अचानक कैसे हुआ? अचानक सारे लोग एकदम लिखने लगे। 2001 तक की जनगणना में कोई समस्या नहीं है, 2011 में अचानक क्या हो गया? तो बड़ी मात्रा में ईसाई मिशनरीज और बाकी लोग को ध्यान में आया कि हिंदुओं का धर्मांतरण क्रिश्चियन धर्म में होना संभव नहीं है, कठिन है, उसमें बहुत सारी समस्या है। तो क्या किया जाए? पहले इनको हिंदू धर्म से अलग किया जाए। बात की बात में देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि जनगणना यह बहुत बड़ा आधार होता है बाकी सारी नियोजन के लिए, प्लानिंग के लिए। नीति आयोग अगर कोई रचना करता है, भारत शासन, प्रदेश शासन अगर कोई रचना करता है तो जनगणना के आधार पर करता है, वो बहुत बड़ा आधार होता है। अब जिस जनगणना का आधार ही, मतलब छुट्टियां कौन सी देनी चाहिए, इनका भी आधार जनगणना ही होता है। इसलिए जब एक बार यह तय हो गया कि आपकी जनगणना कम है तो बहुत सारी चीजें उसी के साथ जाएंगी, यह तो तय है। और इसीलिए यह कहा गया कि हिंदू, आदिवासी हिंदू नहीं है, ऐसा एक प्रचार चला, बड़ी संख्या में प्रचार चला, आदिवासी हिंदू नहीं है। अब यह मंडला सिर्फ अकेला नहीं है, उसके आजू बाजू के भी जिलों में यही परिस्थिति है। बड़ी मात्रा में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे उन्होंने मंडला और आजू बाजू के डिंडोरे वगैरह 1-2 जिले लिए। 2021 में बड़ी मात्रा में इस प्रकार का अभियान चलाने की योजना थी, चलाया भी था, चल रहा है। चूंकि जनगणना नहीं हुई कोरोना के कारण, इसलिए वो रह गया, सामने नहीं आया। अब ये जो विषय है कि सबसे पहले वनवासियों को, आदिवासियों को यह कहना कि वो हिंदू नहीं है, तो एक बहुत बड़ा एक वर्ग खड़ा हो जाता है जो कहता मैं हिंदू नहीं हूं, और वहां से विभाजन की कहीं ना कहीं बंटवारे की एक रेशा तैयार होती है। ये सब बातें तो दृश्यगत है, दिखती है, लेकिन भारत को सांस्कृतिक रूप से तोड़ने के लिए बहुत छोटे छोटे प्रयोग करते हैं जो सामान्य मानवी को पता तो नहीं रहता है, लेकिन उसके मन में अपनी संस्कृति के प्रति हीन भाव जरूर आ जाता है। तो ऐसे प्रयोग कैसे हो रहे हैं? हाँ, अच्छा मुद्दा है। कुछ देखिए, कुछ मुद्दे तो शायद अनजाने में होते हैं या ये होते मुझे नहीं मालूम, और कुछ तो तय करके होते हैं। अब हिंदी फिल्मों को ले लीजिए आप, उदाहरण के लिए। हम अपन विश्व संवाद केंद्र में नारद जयंती का हम कार्यक्रम करते हैं। नारद जी ये आद्य पत्रकार हम मानते हैं नहीं, है हिंदी का पहला कोई नियतकालिक, ये उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड नाम का पहला साप्ताहिक कलकत्ता से 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। उस उदंत मार्तंड के पहले संपादकीय में यह लिखा था कि आज नारद जयंती है, हमारे आद्य पत्रकार है, इसलिए हम आज के दिन यह प्रकाशित कर रहे हैं, उसका शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि 30 मई को नारद जयंती नहीं थी, नारद जयंती 23 मई को थी, मंगलवार को, बराबर एक सप्ताह पहले। 23 मई को अंक प्रकाशित नहीं हो सका, इसलिए वो अगले मंगलवार को 30 को प्रकाशित हुआ, लेकिन वो नारद जयंती के दिन ही प्रकाशित होना उनको अपेक्षित था। अब नारद की जब हम बात करते हैं तो दृश्य क्या सामने आता है कि नारद ये विलन है, खलनायक जैसे है, यहां की बातें वहां करने वाले, चुगली करने वाले, इस प्रकार का एक दृश्य अपने मानस पटल पर आता है। क्यों आता है? उसका एक छोटा सा बैक ऑफ द माइंड देखिए क्या है।
पहले जितने भी पौराणिक चित्रपट आते थे, पौराणिक फिल्में आती थी, उन सब में नारद की भूमिका करने वाले अधिकतर एक ही एक्टर होते थे। मैंने सारी फिल्म की सूची निकाली, 90 या 95% से ज्यादा पौराणिक चित्रपटों में, फिल्मों में नारद की भूमिका करने वाले एक्टर का नाम है जीवन। पुराने जमाने के जीवन आपने सुना होगा। और उन जीवन ने इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे फिल्मों में खलनायक की भूमिका की है। जीवन के नायक की या जीवन की ऐसी कैरेक्टर एक्टर की कोई भूमिका नहीं मिलेगी आपको। या तो खलनायक है या नारद मुनि है। तो आपके मन मस्तिष्क पे चित्र क्या आता है कि नारद एक खलनायक है। ये शायद अनजाना में हुआ होगा। अब जानबूझ के जो होता है बताता हूं मैं। अब किसी मूवी में अमिताभ बच्चन 786 का बिल्ला लगाता है, वो बिल्ला उसको बचाता है, गोली लगती है, बच जाता है। और वही अमिताभ बच्चन भगवान के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में या देवी के मंदिर में जाता है और भगवान को बोलता है मैं तेरे सामने नहीं आऊंगा वगैरह, बहुत कुछ बोलता है। हमें चलता है। ऐसे अनंत उदाहरण है सिनेमा के जिसमें चोर किसको दिखाया है? बनिया चोर है। पंडित जो है वो बदमाश है। ये कैरेक्टर गढ़े गए हैं। और कोई मुल्ला है, मौलवी है, फकीर है, वो बहुत अच्छा है, मदद करने वाला है। सिनेमा की लंबी फेहरिस्त, लंबी लिस्ट है। ये अपने आप तो नहीं हुआ। जीवन का समझ सकते हैं, ये नहीं समझ सकते। इसका कोई तर्क नहीं है। ये जानबूझकर हुआ है, तय करके हुआ है। आप एक एक सूची निकालिए, एक एक फिल्म की सूची निकालिए, आपको ध्यान में आएगा कि ये नरेटिव गढ़ा गया है कि ये सारे लोग चोर है, बदमाश है, और कोई अगर मदद करने वाला है, कोई ये करने वाला है, तो वो फकीर है, मौला है। क्यों आया ऐसा? हमें मालूम ही नहीं था। हमने उस दृष्टि से देखा ही नहीं। हम भोले भाले लोग हैं। सिनेमा का आनंद लेना, सिनेमा का आनंद लेना, इसमें रह गए। और इस सारे बातों के कारण आपस में, समाज में भी विद्वेष का वातावरण निर्माण हुआ। बनिया तो चोर, मतलब ये ऐसा कुछ दिमाग में बैठ गया फिल्में देख देख कर कि वो वैसे ही गलती करता है, ऐसा सबको लगता है। ब्राह्मण मतलब वो इस प्रकार का सब गड़बड़ घोटाला करेगा, गलत ये करेगा, पैसे के पीछे रहेगा, शादी गलत जमाएगा। ये दृश्य हमारे मन में क्यों आया? और उसके कारण जाति जाति के बीच में इस प्रकार का विद्वेष की भावना क्यों निर्माण हुई? ये सारे बांटने वाले तथ्य है जो हम नहीं समझ पाते और जो अनकॉन्शियस माइंड में, हमारे दिमाग में आज तक भर दिए गए हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम खुली आंखों से और खुले मन से इन सारी चीज को देखें, इन सब के पीछे का एजेंडा देखें, इस सब के पीछे की बातचीत देखें। यह बहुत ज्यादा आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। वेस्टर्न कल्चर या पश्चिमी संस्कृति भी हावी हो रही है, यहाँ भी विद्यार्थी है, लेकिन आधुनिकता के दौर में वो जरूरी भी है, ऐसा भी लगता है। तो वास्तविकता में आधुनिकता क्या है? संस्कृति की रक्षा इस समय कैसे हो पाएगी? देखिए, मुद्दा है कि आधुनिकता को हम पाश्चिमात्यकरण समझते हैं। मतलब वेस्टर्नाइजेशन इज मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन इज वेस्टर्नाइजेशन। एक कंसेप्ट दिमाग में बैठ गई है, इतनी बैठ गई है कि कोई अगर अपने पहराव में धोती वगैरह में पहनकर आता है तो लगता है ये तो दकियानुसी है। कोई अगर सूट टाई पहन के आए, बैक ऑफ द माइंड देखिए आप, तो एकदम जरा आप आपकी बात करने की शैली देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, बदल जाएगी। क्योंकि मन मस्तिष्क में कहीं तो भी है कि जो सूट टाई पहना है वो मॉडर्न है, बाकी मॉडर्न नहीं है। एक उदाहरण देता हूं। मैं 1994 में पहली बार यूएस गया। उसके पहले जापान, यूरोप काफी घूमा था, यूएस नहीं गया था। 94 में पहली बार गया। मैं मेरे व्यवसाय काम से गया था, तो मुझे जो वहां होस्ट थे, जो मतलब जिनसे मेरा काम था, वो संयोग से भारतीय थे, बंगाली थे। उस समय तक आईटी का रिवॉल्यूशन, आईटी का वो सब नहीं हुआ था, चल रहा था। तो मैं बे एरिया में गया, कैलिफोर्निया में, और वो जो बंगाली भाषिक गृहस्थ थे, वो मुझे बड़े उत्साह के साथ ये दिखा रहे थे कि अमेरिका कितना प्रगत है, कितना क्या है। तो मुझे कार में ले जाकर दिखा, देखिए ड्राइव इन का कितना, मतलब अमेरिकन कितना सोचते हैं, कितनी सहूलियतों के बारे में सोचते हैं सामान्य व्यक्ति के। तो ड्राइव इन में लेकर गए और कहे देखिए ये एटीएम है, ड्राइव इन करते करते आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। फिर ड्राइव इन है,
मैकडोनाल्ड का जॉइंट है, मतलब एक मैकडोनाल्ड का है, वहां पर आप जाइए, ड्राइव इन करते करते आप वहां पर पहले ऑर्डर बुक कीजिए, कार आगे लेकर जाए, कार से उतरने की जरूरत नहीं, आगे ले जाइए, वो मैकडोनाल्ड का वो ले लीजिए, आगे जाइए, कार में बैठ के खाइए वगैरह, ड्राइव इन, सब जगह ड्राइव इन। अब मैं जापान में भी काफी वर्ष तक था, मैं यूरोप भी देखा था, तो बहुत ज्यादा असर नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो लगा कि हाँ है, मतलब अच्छी बात है ड्राइव इन। 3-4 वर्ष के बाद मैं रायगढ़ गया। रायगढ़ मतलब महाराष्ट्र का रायगढ़, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी। रायगढ़ में एक बहुत बड़ा ऐसा बहुत ऊपर वो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर किला है, मतलब किले पे ऐसा एक मैदान जैसा है, उसे मराठी में होली सा माड़ कहते हैं, मतलब होली का मैदान समझ लीजिए। वे पूरे सपाट मैदान में चबूतरे बने हैं, लाइन से बने हैं, यहां कुछ ऐसे और कुछ यहां, बीच में जगह खाली है। चबूतरे कितने हैं तो 6-8 फीट ऊंचे हैं, उसमें सीढ़ियां भी लगी है, ऐसा लाइन से चबूतरे। मेरे साथ गाइड था, मैंने उससे पूछा भैया ये चबूतरे क्यों हैं, तो उसने कहा क्या था कि उस समय वहां पे लोग घोड़ों पे आते थे, अब घोड़ों पे आकर अगर उनको कुछ खरीदारी करनी थी बाजार में, तो घोड़े कहां रखे, इसलिए घोड़ों में बैठे बैठे ही उनको बाजार करने की सहूलियत थी। मेरे शरीर पे कांटे आए, गूज बम्स। कौन मॉडर्न है, कौन आधुनिक है, आधुनिकता की परिभाषा क्या है? मतलब ये लोग जो 70-80 साल से ये ड्राइव इन कर रहे हैं, ये आधुनिक है कि 350-400 वर्ष पहले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरा ड्राइविंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था, वो मॉडर्न है? कौन मॉडर्न है? मॉडर्नाइजेशन की परिभाषा क्या है हमारी? बीच में मैं उपनिषदों का अध्ययन कर रहा था कुछ, और उसमें मैंने पाया उपनिषदों की जो संकल्पनाएं हैं, कुल 108 उपनिषद है, उस पढ़ना संभव नहीं सबको, मैंने 10 उपनिषद चुने। उस 10 उपनिषदों में से इतने, मतलब उस उपनिषदों में इतनी कंसेप्ट से इतनी बातें हैं जो आज के मॉडर्न मैनेजमेंट गुरु बताते हैं, उससे पहले उपनिषद में लिखा है। वही बात है, सिद्ध कर सकते हैं। सारी मैनेजमेंट की थ्योरी, सारा प्रिसीजन तो वहां पर है। आज हम लोग कहते हैं कि दुनिया के सामने कहते हैं अरे वो प्रिसीजन देखना है, समय की पाबंदी देखना है, तो बाहर से लोग सीखिए, अपन तो ऐसे समय दिया, एक भारतीय कभी लेट पहुंचते हैं। ये हमारे बारे में ऐसा नहीं था, इस्लामी आक्रांता आने के बाद ये सब हुआ है। हम प्रिसीजन के मामले में सारे दुनिया में इतने जबरदस्त थे, ये सारे मंदिर वगैरह तो साक्षी है ही हमारे, लेकिन अनेक बातें ऐसी हैं। एक छोटा सा उसके साथ एक उदाहरण देता हूं मैं, जो ये मॉडर्नाइजेशन संबंधित है। हम वारंटी देते हैं, आज कितनी वारंटी देते हैं तो 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की, लाइफ टाइम वारंटी मतलब 20 साल की कहलाती है। 1857 का हमारे यहां जब क्रांति युद्ध चल रहा था, उस समय ब्रिटेन, जो अंग्रेज लोग थे, वो आज के पाकिस्तान में और लाहौर से लेकर मुल्तान तक, मतलब कराची से लेकर मुल्तान तक रेल लाइन बिछा रहे थे। लाहौर और मुल्तान के क्षेत्र में उनको वो रेल लाइन बिछाते समय उसके जो इंचार्ज थे, इंजीनियर थे, वो 2 भाई थे, उनका नाम था ब्रुंटन ब्रदर्स नाम से विख्यात थे। उनको समस्या यह हुई कि रेल लाइन के नीचे बिछाने वाली जो गिट्टी होती है वो कहां से लाए। तो किसी ने उनको बताया, बगल में एक गांव है ब्राह्मणाबाद, वहां से आप वो वहां कुछ ऐसा मलबा जैसा पड़ा है, उठा के ले आइए। देखा उन्होंने, ईंटें थी वहां पे अच्छी, बहुत अच्छा है, ईंटें लेकर आए। बाद में उनको पता चला कि वो तो मोहनजोदारो की ईंटें उन्होंने रेल लाइन के नीचे बिछाई, और लगभग कुछ किलोमीटर क्षेत्र में वो ईंटें बिछी थी, 90 वर्ष तक वो ईंटें रही। अब डॉक्टर साहब बता सकते हैं मोहनजोदारो का काल कितना है? 5000 वर्ष तो मेरे ख्याल से होगा, कम से कम, ज्यादा ही होगा। 5000 वर्ष की वो ईंटें जो पूरे धूल, क्या मतलब बारिश है, धूप है, हवा है, सबको सहती हुई बाहर पड़ी हुई ऐसी वो ईंटें 90 साल तक पूरे रेल का बोझ सहन कर रही है। ये प्रिसीजन नहीं तो क्या है? और प्रिसीजन कितना और बता रहा हूं मैं आगे। तो बाद में लगभग मेरे ख्याल से आज से 1200 वर्ष पहले का एक
ग्रंथ है मयमत मूला कला शास्त्र, उसमें जो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में उसमें दिया है मयमत मूला कला शास्त्र में, उसमें ईंटों का जो रेशो दिया है, रेशो क्या होगा, वही रेशो 5000 वर्ष पहले 7000 वर्ष पहले की जो ईंटें हैं उसमें है। मतलब यह ग्रंथ कोई नई नई बात कर रहा है, वो अनेक प्रकार की ईंटें वहां पर, लेकिन सबका रेशो सेम है। तो जो रेशो सेम, क्वालिटी इतनी अच्छी, मंदिरों का इतना इतना जबरदस्त प्रिसीजन, उसके लिए तो समय कम पड़ेगा, इतने ज्यादा उसके वर्णन है। आज मॉडर्नाइजेशन की जो कंसेप्ट आती है उसमें आता है कि प्रिसीजन, उसमें आता है कि आप कुछ नया कर रहे हो, उसमें आता है नए मैनेजमेंट के सूत्र, सब कुछ हमारे पास पहले से। पंचमहाभूतों के मंदिर में से 3 मंदिर बिल्कुल एक लाइन पर है, कालाहस्ती मंदिर से लेकर तो वहां तक 3 मंदिर बिल्कुल एक लाइन पर है, तीनों के बीच का अंतर लगभग 300 किलोमीटर का है। कैसे संभव है? आज जब यहां पर सोमनाथ के मंदिर में जो बाण स्तंभ लगा है, वहां पे लिखा है, एक बाण लगा है, कहता है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, कि वहां से अंटार्कटिका तक बीच में कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं है। नहीं है, देखा आपने, आप वो चेक कर सकते, नहीं है, सीधी लाइन है। आज से 2000 वर्ष पहले कैसे उनको पता था कि पृथ्वी गोल है, उसमें दक्षिण गोलार्ध है और उसके बीच में एक भी लाइन नहीं है? कहां से लाया ये? हम मॉडर्न थे, ये कंसेप्ट निकाल देनी चाहिए कि मॉडर्न वो है। आज हमारी बातें वो ले रहे हैं। अभी आपने एक ब्रिटेन की स्कूल का एक वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था, उसमें आप में से कईयों ने देखा होगा। प्रिपरेटरी स्कूल है जिसमें वो ऋग्वेद का के 10वें अध्याय का वो सूक्त गा रहे हैं, संगच्छध्वम संगधत्वम, जो अपना संगठन मंत्र कहते हैं, वो पूरा गा रहे। सारे बच्चे अंग्रेज हैं। मैंने उसके प्रिंसिपल से बात की, पूछा, तो उनको वो कह रहे हैं हमें एडमिशन का प्रॉब्लम मतलब इतना ज्यादा प्रेशर है कि हम अकोमोडेट कर नहीं सकते लोगों को। सारा एलाइट क्लास, सबसे महंगी स्कूल है वो प्रिपरेटरी स्कूल, और सारे जितने अफसर लोग हैं इंग्लैंड के, लंदन के, वे जो बिजनेसमैन है, वे अपने बच्चों को वहां पे पढ़ाना चाहते हैं, प्रेशराइज करते, भाई एडमिशन दो। वो कहते हैं हम अकोमोडेट कर नहीं सकते। यूएसपी क्या है उनका? संस्कृति यूएसपी है। वो समझ रहे हैं कि नहीं, संस्कृत से ही आगे हो सकता है। इसलिए ये जो आपने बात कही कि वेस्टर्न कल्चर को लेकर हमारे इसमें एक बात बीच में जरूर आया था और एक संकल्पना बनी थी, और कुछ अनुपात में आज भी है कि जो वेस्टर्न करता है वो आधुनिक है, हम तो दकियानुसीय पिछड़े, इसलिए सारे लोग उनका अनुकरण करने लगते हैं। आज कभी मई मतलब कई बार स्कूल तो अप्रैल तक चलती है, और कभी आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाए तो इतनी धूप में वो बेचारे स्कूल के बच्चे और टाई लगा के रहते ग्रामीण भाग में, और बड़े इसमें खराब लगता है गर्मी में टाई लगाना बच्चों को। ये अपना देश, अपना कल्चर, अपना ये है। अपने यहां पे टाई लगा के कोई घर में रह सकता है? हमारे यहां का पोशाक है ये, वो लगाते हैं टाई तो हम लगाते हैं टाई। यह मानसिक गुलामी है। इसलिए इस मानसिक गुलामी से भी हैव और हैव नॉट्स का जो वर्ग तैयार हुआ, ऐसा जो वर्ग संघर्ष करने का प्रयास हुआ कि जिनके पास है वो सारे वेस्टर्न मानने वाले हैं, और इसलिए जो हैव नॉट्स वाले लोग हैं जिनके पास नहीं है, उन्होंने उनका अनुकरण करने का प्रयास किया, और उसके कारण भी बांटने की एक रेशा, थिन लाइन तैयार हुई। इसलिए यह भी देखने का विषय है कि पाश्चात्य ये आधुनिक नहीं है, भूल जाइए, हम आधुनिक है, ये मन में ठान के रखिए। महोदय, वर्तमान में आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे जातिगत लड़ाई और धर्म में भी कई लड़ाइयाँ हो रही है। आप आरक्षण को किस नज़रिए से देखते हैं? अच्छा मुद्दा है। देखिए बेटे, जाति यहां हमारे देश को तोड़ने का एक बहुत बड़ा हथियार बनाया गया है। मैं हथियार कह रहा हूं। मंडल आयोग 1979 में 1979 में गठित हुआ, तब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उन्होंने बहुत जल्दी काम किया और लगभग 1 वर्ष में अपना रिपोर्ट दे दिया। मंडल आयोग, मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया 1980 में, 1980 में। 10 वर्ष तक उस रिपोर्ट पर किसी ने काम नहीं किया।
इस बीच लगभग 9 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन 1990 में जो ऐसी पड़ी हुई रिपोर्ट थी बाजू में, उसको वीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री बने थे, उनके कुछ गणित थे, बहुमत नहीं था, राजनीतिक जोड़तोड़ करनी थी, उन्होंने उस रिपोर्ट को बिना ज्यादा कुछ किसी से बातचीत किए, सलाह मशवरा किए, लगा दिया। और सभी जानते हैं, आप में से नई पीढ़ी के लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि देश में एक वर्टिकल स्प्लिट होगा कि क्या। नौजवान बच्चे अपने आप को अग्नि के हवाले कर रहे थे, आत्मदाह कर रहे थे, और समर्थन और विपक्ष दोनों में सारी बातें चल रही थी, और एक बहुत बड़ा आंदोलन खिंच गया था। तो ये इस प्रकार से आरक्षण के मुद्दे को हवा देकर और जातियों में स्प्लिट करने का पूरा प्रयास किया गया है। अब जब हम आरक्षण की बात करते हैं या जातियों की बात करते हैं, अभी मैं और दूसरे इसमें आता हूं कि जब जहां पर लगता है कि थोड़ा आरक्षण का मुद्दा शांत है या जातियों में वैमनस्य कम हो गया है, उस समय कुछ ना कुछ निकल आता है। आप देखिए, क्रोनोलॉजी देखिए। भीमा कोरेगांव का मुद्दा 2 वर्ष पहले उठा। कैसे उठा तो संक्षेप में बताता हूं मैं। भीमा कोरेगांव नाम का एक स्थान है महाराष्ट्र में, पुणे के पास। अंग्रेज भारत पर अपनी सत्ता कायम कर पाए क्योंकि उन्होंने मराठों को हराया था, ऐसा सभी मानते हैं। बंगाल के बाद, बंगाल तो उन्होंने जीत लिया था पहले, 1818 में, जून 1818 में मराठों को उन्होंने हराया और सत्ता उनके पास आ गई। अपने इंदौर में भी, मालवा में जो होलकर शासन थे, वो भी उस समय वो अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। अब ये जो युद्ध हुआ, ये 1817 के दिवाली में युद्ध प्रारंभ हुआ। 1 जनवरी 1818 में भीमा कोरेगांव नाम की एक जगह है, भीमा पुणे के पास में है, वहां पर अंग्रेजों के साथ मराठा सेना का युद्ध हुआ। जो पेशवा की सेना थी उनका युद्ध हुआ। अब वो ब्रिटिश की सेना थी। उस दिन युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन निर्णायक युद्ध नहीं रहा, एक प्रकार से अनिर्णित युद्ध रहा। उस युद्ध में जो ब्रिटिश लोग मारे गए, वो ब्रिटिश आंकड़े वाले वो नाम भी है, उनमें से 98 ब्रिटिश मारे गए, 2 अंग्रेज थे, 96 भारतीय हैं। मतलब अंग्रेज किस पद्धति से भारतीयों का उपयोग कर रहे हैं। अब वो जो थी, अंग्रेजों ने अलग अलग रेजिमेंट बनाई थी, वो महार रेजिमेंट थी। तो अनुसूचित जाति के लोग उसमें थे, महार रेजिमेंट में, स्वाभाविक है नाम के अनुसार। और पेशवा की सेना में तो सारे लोग थे। वो युद्ध होने के बाद अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो अंग्रेजों ने जून के बाद वहां पर पुणे में भीमा कोरेगांव में एक विक्ट्री स्टैंड, एक स्तंभ खड़ा किया, विजय स्तंभ, क्योंकि उनके लोग मारे गए थे, इसलिए वो स्तंभ किया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने बाद में एक स्तंभ के पास एक सभा ली, स्तंभ के लिए नहीं थी या 1 जनवरी को भी नहीं थी, एक सभा ली। उसमें उन्होंने कहा, ब्रिटिशों का बहुत ज्यादा उन्होंने विरोध किया कि ये बहुत ब्रिटिशों को दूषण दिए। उस समय अंग्रेजों का राज था भारत में। उसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों को बहुत कोसा कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन ये सारे इतिहास को बाजू में रखकर 1 जनवरी 2018 को उस घटना को 200 वर्ष पूर्ण हो रहे, इसलिए वहां पर एक कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में घोर जातीयतावादी, जिसको जातिवादी कहते हैं, इस प्रकार के नारे लगे, संघर्ष हुआ, आग लगी, फायरिंग हुआ, लोग मारे गए। यही तो चाहते थे वो, यही तो चाहना था ना। अगर सब कुछ चल रहा देश में अच्छा, तो ठीक नहीं है, इसलिए इसी प्रकार की चीजें वो चाहते थे। इसलिए आरक्षण चूंकि व्यवस्था बनी है, और आरक्षण की व्यवस्था क्यों बनी है इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है, इसलिए उसमें बहुत जाने का आवश्यकता नहीं है। विषय क्या है कि इसके नाम पर, जाति के नाम पर भारत को तोड़ना। जाति कभी भी हमारे यहां पर परंपरागत, वंश परंपरागत नहीं थी, वो बाद में आई। जितने भी जो ग्रंथ लिखने वाले, चाहे महर्षि वेदव्यास है,
विश्वामित्र है, ये आप किसी भी ऋषि का नाम ले लीजिए, किसी भी इसका नाम ले लीजिए, वे कोई भी उस जाति के नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे। राजा दशरथ जो राजा जनक थे वे क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे। जो अग्रसेन महाराज है, अग्रसेन महाराज वैश्य नहीं थे, क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने महाभारत युद्ध के बाद पूरे सारे 18 कुलों की और स्थापना की। तो जातिगत हमारे यहां उस प्रकार की कभी व्यवस्था नहीं थी। यह तय करके जब जब भी सब ठीक ठाक रहता है तो जाति का ऐसा मुद्दा खड़ा किया जाता है कि उससे यह शांत भारत में अशांति के इस प्रकार से कुछ ना कुछ लहर निर्माण हो, यह सारा प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न इसके साथ ही में एक थोड़ा आपको चूंकि इसी के साथ कनेक्टेड है, इसलिए आपका प्रश्न लेने के पहले एक क्रोनोलॉजी थोड़ा बताना चाहता हूं। इसी के साथ संबंधित है, इसलिए किस प्रकार से भारत तोड़ने का षड्यंत्र होता है। अपने यहां पर अगर आप सबको पता होगा कि कोरोना काल में जो भारत की पुलिस थी, उस पुलिस का एक अलग चित्र सामने प्रस्तुत हुआ। आपने सबने देखा होगा कि वो जो मजदूर पैदल चलकर आ रहे हैं, उनके पांव में छाले हो गए हैं और वो छालों को एक पुलिस मलहम लगा रहा है। यह चित्र काफी जगह चला। यह अकेला चित्र नहीं था, अपवाद भी नहीं था। पूरे कोरोना काल में पुलिस ने बहुत ज्यादा मदद की, सबकी आगे आके मदद की। और इसीलिए कई मोहल्लों में, कई स्थानों में जहां जहां पुलिस ड्यूटी में लगती थी, रात रात दिन दिन में खड़े रहते थे, मोहल्ले वाले आके उनको चाय बिस्किट देते थे। मैंने देखा है एक पुलिस और सामान्य लोग के बीच में एक बहुत अच्छी मित्रता की एक भावना निर्माण हुई, जो पहले नहीं थी। पहले छोटे बच्चों को सुलाने के लिए, डराने के लिए पुलिस आ गया, ऐसा माताएं डराती थी। यह पुलिस की छवि थी। उस छवि को पूरा छेद देने वाला कोरोना काल में एक पुलिस की एक बड़ी मित्रतापूर्ण ऐसी छवि निर्माण हुई। अब यह मित्रतापूर्ण छवि निर्माण होना, यह तो लोगों को पसंद नहीं आया। भारत तोड़ने वाली गैंग है। उन्होंने क्या किया, उसी समय ब्रिटेन में एक 25 मई, आप देखिए कोरोना हमारे यहां लगा, मतलब कोरोना का हमारे यहां सारा लॉकडाउन वगैरह लगा, वो लगभग 23 मार्च 2020। अप्रैल में ये सारे लोग, अप्रैल मई में सारे मजदूर वापस आ रहे थे। पुलिस की अच्छी छवि बन रही थी। देश में एक एकजुटता का एक नया वातावरण बन रहा था। उसी समय यूएस में, अमेरिका में 25 मई 2020 को एक स्थान पर एक श्वेत, मतलब गोरे पुलिस ने एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति को रास्ते में बिल्कुल लगभग गला दबा के मार डाला। असंतोष भड़का, जबरदस्त असंतोष यूएस में भड़का, और उसमें उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से पूरा एक आंदोलन चलाने का प्रयास हुआ पूरे देश में। अब ब्लैक लाइव्स मैटर का भारत से क्या संबंध है? तो यह 25 मई को हुआ। 1 जून 2020 द वायर नाम का एक साप्ताहिक है, पोर्टल भी है, उसमें आर्टिकल आता है, व्हाई इंडियंस डोंट कम आउट ऑन द स्ट्रीट अगेंस्ट रेगुलर पुलिस ब्रुटैलिटी। अब भारत का क्या संबंध? भारत में कहां ब्रुटैलिटी हुई थी? आर्टिकल क्या आता है कि भारतीय क्यों आप बाहर नहीं निकल रहे सड़कों पर पुलिस के ये सारे ब्रुटैलिटी के अगेंस्ट में। अब 1 जून हो गया। 3 जून को स्क्रॉल में आता है एक आर्टिकल, scroll.in, रुचिका जोशी का आर्टिकल है। वो लिखती है, इन यूएस प्रोटेस्ट्स लेसन्स फॉर इंडियंस हु बिलीव इन पॉसिबिलिटीज ऑफ कलेक्टिव रेजिस्टेंस। वो आगे लिखती है, जैसे गोरों के बाहुल्य वाले अमेरिका में अश्वेत लोगों की अवस्था है, उसी प्रकार हिंदू बहुल भारत में मुसलमानों की है। क्या है, क्यों है, नहीं लिखती, लेकिन यह भड़काने की सारी बातें चल रही है। अब 3 जून हो गया। 5 जून को देखिए, 5 जून को foreignpolicy.com जो एक पोर्टल है जो बाहर के देशों में बहुत ही सारे राजनयिक वगैरह लोग उससे न्यूज उठाते हैं, तो foreignpolicy.com पर प्रकाश कुमार लिखते हैं, इंडियंस आर सपोर्टिंग जॉर्ज फ्लॉयड एंड इग्नोरिंग पुलिस ब्रुटैलिटी इन देयर ओन कंट्री। ये बता रहे हैं, मतलब पुलिस से जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको भड़काने की बात हो रहा है।
US protest also raise an uncomfortable question in world's largest democracy. Why there are no mass demonstration over the frequent cases of police brutality in India? वो बढ़ गया, यूएस में हो रहा है, आप क्यों चुप बैठे हो? उठो, रास्ते पे आओ, पुलिस के अगेंस्ट में डेमोन्स्ट्रेशन करो। लेकिन लगातार चल रहा है। 8 जून अरुंधति राय दलित कैमेरा नाम के पोर्टल में लिखती है, दलित और मुस्लिमों के प्रति भारतीय कितने घृणा का भाव रखते हैं, भारत में दलित लाइव्स मैटर की आवश्यकता वो प्रतिपादित करती है। 9 जून को वायर में दिव्या चेरियन का आर्टिकल आता है, सीइंग इंडिया थ्रू ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट, देयर आर पैरेलल्स इन इंडिया। इंडिया में भी ऐसा पैरेलल है, द पुलिस फेल्यूर टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज वगैरह वगैरह। ये बहुत लंबा है, पूरा मैं नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये क्रोनोलॉजी इसलिए बताया कि किस प्रकार से किसी एक घटना को जिसका हमारे देश के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसी घटना को लेकर देश के लोगों को भड़काने, बहुत सारे उदाहरण हैं, उसके अलावा भी है। जब कोरोना लगा उस समय किसने क्या क्या कहा, ये राजदीप सरदेसाई ने क्या कहा, बरखा दत्ता ने क्या कहा। जब वो मजदूर आने लगे तो उसने कहा सब भूखों मर जाएंगे, देश में तो असंतोष हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, देश बहुत अच्छा रहा। एक मजदूर का मुझे याद है कि वहां से वापस लौट रहा है, ऑटो में गया था बेचारा, खाने के लाले पड़े थे उस सारे इसमें, ऑटो चलाता था, उत्तर प्रदेश में गया, इस इंदौर के पास उसको किसी ने भोजन वगैरह दिया, वापस आया, इंदौर की जब धरती आई, इंदौर 3 किलोमीटर लिखा है, वो नीचे रुकता है, भोजन का पहला भोग इंदौर की धरती को चढ़ाता है, नतमस्तक होता है। यह भारत है, यह भारत है। नई दुनिया के फ्रंट पेज पे वो फोटो छपाता है, मेरे पास कटिंग है उसकी। यह भारत है, यह भारत का फैब्रिक है। और इसीलिए जो भी इस प्रकार से तोड़ने की साजिश हुई है, उन सब का उत्तर भारत ने दिया है। मैं कसी सिंह बघेल पत्रकारिता विभाग की छात्रा हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अगर धर्म विचारधाराओं की बात चली रही है तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधाराएं जो हिंदू धर्म में देखते हैं कि कई बातों का उन्होंने विरोध किया है, जैसे मनुस्मृति को जलाना भी हमने देखा। वहीं गांधी जी इसका समर्थन नहीं करते हैं, वो काफ़ी हिंदुत्ववादी थे और काफ़ी समर्थन करते थे कि ये गलत है और जो धर्म है, जो बातें हैं, वो हमें कुछ ना कुछ अनुशासन देती हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसकी विचारधाराएं उचित है? क्योंकि इस बात पे बहुत ज़्यादा मुद्दे भड़कते हैं और उठते भी हैं कि मतलब क्या है, क्या उचित है। तो मेरा अच्छा प्रश्न है, लेकिन संक्षेप में इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। जी सर। क्योंकि दोनों का व्यक्तित्व यहाँ व्यामिश्र है, व्यामिश्र यानी कॉम्प्लेक्स है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म के बारे में इसलिए उन्होंने कहा है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ना पड़ेगा, उनको जितनी ज़्यादा तकलीफ हिंदू समाज ने दी, सनातन समाज ने दी, उनको जितने ज़्यादा बार कई चीज़ें करने से रोका गया, तो उनका क्रोध स्वाभाविक है, उसको भी समझना होगा। लेकिन यह सारा समझते हुए भी उन्होंने बारंबार यह कहा है कि देश सबसे पहले है। हिंदू समाज की कुरीतियों के बारे में उन्होंने बहुत जमकर कहा है, शायद कई बार थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव टोन में कहा है। देश के बारे में उन्होंने हमेशा एक रहने की बात कही है, लेकिन वे धार्मिक आधार पर विभाजन का समर्थन कर रहे हैं, इस शर्त के साथ कि लोक संख्या की अदला बदल होनी चाहिए। बार बार कह रहे हैं और कंसिस्टेंट है। दिसंबर 1940 में उनका पुस्तक आता है थॉट ऑन पाकिस्तान, तब पाकिस्तान की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, नाम है, चर्चा नहीं है। वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है अपनी भूमिका पर कि हिंदू मुस्लिम सहअस्तित्व संभव नहीं है। वो मुस्लिमों को कर्स कर रहे हैं, अभिशाप कर रहे हैं। उनके पुस्तक में लिखा है मुस्लिम इस देश पे लगा हुआ अभिशाप है, इससे तो देश जितने जल्दी बाहर निकल जाए इतना अच्छा है। ये बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा धर्म चुना जो हिंदू धर्म से ही एक प्रकार से निकला हुआ धर्म है। गांधी जी का जो विचारधारा है, गांधी जी मूलतः हिंदू मानसिकता के थे, लेकिन कुछ उनकी बातें ऐसी थी जो शायद उनके भोले स्वभाव के कारण है, बाकी इसके कारण अपीजमेंट वाली जो बात थी, वो उसके कारण कुछ चीज़ें ये हो सकती हैं। लेकिन जो गांधी जी के मूलभूत सिद्धांत हैं वे हिंदू समाज के साथ जोड़ने वाले हैं। ये सब समस्याएं हैं, लेकिन आखिर में हमने विदेश से भी फंडिंग हो रही है, उसके द्वारा भी सांस्कृतिक रूप से भारत को तोड़ने की बात हुई। भारत में भी स्लो पॉइजन के तहत सांस्कृतिक रूप से तोड़ने की बात हुई। समानार्थी शब्दों को विपरीतार्थी बताकर भी सांस्कृतिक रूप से तोड़ने की बात हुई।
तो इनका उपचार क्या है? ये कानून से संबंध है, कानून से इसका उपचार होगा या जन जागरण से होगा या और कोई तरीका है कि भारत सांस्कृतिक रूप से एक रहे? अच्छा मुद्दा है। जैसे मैंने कहा कि अनेक देशों पर आक्रांता आए, आक्रमण किए, देश की पूरी सारी संस्कृति नष्ट हो गई, अलग हो गई। भारत में नहीं हो पाई। भारत वही है, सांस्कृतिक मूल्य भी वही हैं। अनेक उदाहरण कोरोना काल में भी इतने ऐसे उदाहरण दिखे, उससे पता चलता है कि भारत के इस फैब्रिक को, इस ताने बाने को तोड़ना बहुत कठिन है। लेकिन ये जो आक्रमण इस पद्धति से हो रहे हैं, विशेषकर आजकल के, जहाँ पे इसमें सूचना का माध्यम बड़ा प्रभावी हो गया है, सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है, ऐसे इसमें जनजागृति होना बहुत आवश्यक है। सच्चे इतिहास को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए सारी बातें सब तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। आंख और कान खुले रहकर चलना बहुत आवश्यक है कि किस किस प्रकार के षड्यंत्र हमारे इस सारे समाज को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं, हो रहे हैं। इसलिए यह अगर हम समझ गए तो हमारी जो मूलभूत हमारी सारी संरचना है, हमारी जो धरोहर है, इन सब के कारण, इन शाश्वत मूल्यों के कारण हमारी जो एक एकता है, हमारी जो एक ताकत है, वो वैसे ही रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। आपका बहुत